तो आज का जो टॉपिक है, आज की सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं, कितनी कोरम होती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने वोट होते हैं। ये पीवाईक्यू, ये जो गौरव बुडानिया सर का पूरा ये पूरी वो दी हुई है उन्होंने एक्चुअली। ये हाँ, ये दी हुई है उन्होंने, पूरी लिस्ट दी हुई है उनके चैनल पे, तो उसी से ही देख करके वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स। एसएलआर अपने को पता है, एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है ना एसएलआर को। और हाँ, एसएलआर का इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन होता है, एसएलआर का डिफ्लेशन से क्या कनेक्शन होता है। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर आता है। फिस्कल डेफिसिट के लिए फिस्कल डेफिसिट एफआरबीएम एक्ट होता है। फिस्कल डेफिसिट में क्या डब्ल्यूएमए आता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस को फिस्कल डेफिसिट मानते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस कितने तरह का होता है, वो भी एक क्वेश्चन है। उसके अलावा हमें सोचने वाली बात यह है कि जो एफआरबीएम एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट के क्या क्या प्रोविजन है ना, एफआरबीएम एक्ट के क्या क्या ट्रिगर मैकेनिज्म है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि हम वो ट्रिगर मैकेनिज्म देख लें, क्योंकि उसमें एक एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है। आई विल शो यू एक एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है, वो भी ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, सीआरआर एसएलआर दोनों मॉनेटरी पॉलिसी टूल का है। पहले हम लोग देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखें, कोरम कितनी बताई थी, 4% की कोरम होती है, 4% की कोरम होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर कौन से होते हैं, आरबीआई की साइड के होते हैं। 3 मेंबर में क्या गवर्नर इंक्लूडेड होते हैं, हाँ इंक्लूडेड होते हैं। गवर्नर कैसे होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, क्योंकि वो गवर्नर इसलिए चेयरमैन होंगे। इसके अलावा जो एक पर्सन नॉमिनेट करते हैं बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड से, है ना, सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेट करते हैं, और एक डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ओके, तो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। ओके, ये सब उस टाइम का सर का लिखा हुआ है, तो ये नाम आप देख लीजिएगा, अपडेटेशन देखेंगे। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट साइड से क्या कौन होते हैं, गवर्नमेंट साइड से होते हैं नेशनल काउंसिल फॉर अपीलेट इकोनॉमिक रिसर्च से, कहीं से कोई ले लिया आप, वो लोग मतलब गवर्नमेंट साइड से अपने हिसाब से लेते हैं, है ना। उसके अलावा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट से इन्होंने लिया था, मतलब ये अपने हिसाब से लेते हैं कि कौन सा एक्सपर्ट इनको लेके चलना है। ओके, इसके अलावा जो गवर्नमेंट साइड के लोग होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, उनका टेन्योर होता है 4 इयर्स का, और उनको रीअपॉइंटमेंट का नहीं एलिजिबल होते हैं। ये गवर्नर साइड के, इनका क्या टेन्योर होता है, इनका टेन्योर इनके एक्स ऑफिशियो जॉब टेन्योर से टाइड होता है ना, तो उससे होता है। तो जैसे कि शशिकांत जो सॉरी शक्तिकांत जो थे, शक्तिकांत दास ओके, वो शक्तिकांत की जो शक्ति थी वो 3 साल के बाद, जब वो आरबीआई गवर्नर से एक्सपायर हुए, वो मतलब निकल ली है। समझ गए। ओके, दिसंबर 2024 तक, यानी कि अभी भी अप्लाइड है ये। कोरम बोल दिया 4 की। गवर्नर क्या पहले बार में वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते गवर्नर वोट पहली बार में। गवर्नर की जो वोटिंग होती है वो बाद में होती है ना। उसके अलावा ये वोट तभी कर सकते हैं, हाँ, वोटिंग की जो वो क्या बोलते हैं, जो वोट होता है, वोट का वेटेज कितना होता है, सबका एक जैसा होता है, एक वोट होता है। ओके, सबका एक वोट होता है, याद रखेंगे। व्हेन दे वोट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल मेंबर इंक्लूडिंग द गवर्नर विल वोट। अगर टाई होता है तो गवर्नर कैन वोट अगेन। ओ, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, मान लो कि जब वोट करें पहली बार तो सारे लोग वोट करेंगे, है ना। और इसके बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स मार्क इट, है ना, बड़ा जरूरी है। इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं, क्या बात बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि जब वोटिंग की बात आएगी तो पहले तो सब लोग वोट कर देंगे, फिर अगर टाई हो जाता है तो फिर गवर्नर दूसरी बार भी वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट की तरह, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट सेंड करती है मैसेज, सिर्फ राइटिंग में ही मैसेज सेंड करती है। कमेटी को पब्लिश करनी होती है इसके मिनट, मीटिंग 14th डे में, 14th डे में, और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट 6 मंथ में। 14th डे में इनको मिनट भेजना होता है, 6 मंथ में इनको भेजना होता है रिपोर्ट। ठीक है। और मान लीजिए इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी ने कोई बनाया और वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं हो पाई, तो इनको क्या करना होगा, इनको पूरा का पूरा रीजन भी देना होगा, सब कुछ डिटेल देनी होगी कि ये इनका पूरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है।
और इसके अलावा कोई पॉइंट, इसके अलावा कोई पॉइंट? हम्म वो अपने, हम लोग को पता है कि 2 से 4 होता है, कितने बार ये लोग मीट करते हैं इस एक साल में? 4 बार, है ना। ये लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग 4 साल, मतलब 4 बार। ओके, 4 मीटिंग्स। और इसका जो ये हो गया। इसके अलावा प्रैक्टिस में क्या है, ये हमेशा 2 महीने में मिलते हैं, है ना। हर 2 महीने प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में ये हर 2 महीने में मिलते हैं। ओके, अपडेट की जाती है, अपडेट लाई जाती है। फिर रेपो रेट, रेपो रेट इज इक्वल्स टू पॉलिसी रेट इज इक्वल्स टू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है वो, है ना। और वो डिसाइड कैसे किया जाता है, मेजोरिटी वोट से किया जाता है। वोटिंग वाला हम लोग अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, हमें पता चल गया है, बुक के पेज नंबर 70 में है ये सब। ओके, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम लोग देख लिया कि डिसाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट। कैसे? हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई गवर्नर। ओके, प्रेजेंट टारगेट क्या है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 2 से 6% तक का रखना है ना। अभी इसके बाद टारगेट फेल, मैंने बताया ना कि भाई अगर नहीं हो पाता है 3 कंसिक्यूटिव क्वार्टर में, तो कमेटी को रिपोर्ट सेंड करनी होती है गवर्नमेंट में, रीजन और रेमेडीज के साथ। रीजन भी भेजो, रेमेडीज भी भेजो, ये सब देखना होता है। ऐसा नहीं है कि उसको उठा के मतलब कह देंगे भैया इसको एक्सपायर करो, दूसरी कमेटी लेकर के आओ। ये भी क्वेश्चन भेजा जा सकता है, हो सकता है कि डिसमिस कर दें, ऐसा कोई पॉइंट बना दे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऐसे पूछे गए हैं। तो ऑफकोर्स हमें इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये है रिवीजन हो गया कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस देख लीजिए। अब इसका प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की। देखिए ये सारे देख लीजिए आप, क्या है, मैं शांत रहती हूँ, पॉज करके देख लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ। ओके, और इसका है आंसर ये वाला। देखिए, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि सिर्फ ओनली गवर्नमेंट तो नहीं करती, है ना। गवर्नमेंट करती है, डिसाइड करती है ऑन दी विद कंसल्टेशन विद द आरबीआई, उनसे रिकमेंडेशन कंसल्टेशन करके। आरबीआई का कोई रोल नहीं होता, ऐसा बोल नहीं सकते। मॉनेटरी पॉलिसी की होती है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने पे इन्फ्लेशन नहीं घटेगी, अपने को पता है। इसके बाद ये कोई स्टेटमेंट देखिए, इसमें 12 मेंबर्स, अब हम लोगों को पता है कि 12 मेंबर्स तो बिल्कुल नहीं होते, तो ये दोनों तो बिल्कुल गए, है ना। अब 1 और 3 में क्या सही है? अब देखिए, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा हाँ, ये भी पढ़ा हम लोगों ने, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। ओके, तो ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के इसमें तो नहीं होती, चेयरमैनशिप किसकी होती है? गवर्नर की होती है। अब इतना इजी क्वेश्चन है, ये हो गया फर्स्ट ओनली, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। राइट, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। ओके, ये सब हमने देख लिया। अब चलो वापस चलते हैं कि हमें और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हमने एफआरबीएम के बारे में आपसे पूछा था, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। अच्छा, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या एसएलआर ही होता है? ये क्वेश्चन सोचिए, बताइए आंसर। तो जो पीवाईक्यू आया था स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट को लेकर के, वो देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल था और ये पर्पस पे आया था। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट वही एसएलआर ही हो गया। अब देखिए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पॉज करके पहले रीड कर लीजिए, मैं आंसर बताती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि इनेबल करें सेंट्रल बैंक को कि वो कंट्रोल रखे कि कितना अमाउंट एडवांस में देना है, कितना क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये जो लोगों के डिपॉजिट है उनको सेफ और लिक्विड बनाए रखने के लिए। थर्ड बोल रहे हैं कि भाई प्रिवेंट कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंकों के एक्सेस से। अरे क्यों नहीं भाई, प्रॉफिट जितने बना सकते हो बनाओ, लेकिन नॉट ऑन दी, मतलब ऑन दी सेक ऑफ कि उनका उनके ऊपर रिस्क जा रहा हो बहुत ज्यादा। एक्सेसिव रिस्क के ऊपर नहीं बनाओगे, बैलेंस। तीस चौथा, टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डेली डे टू डे। तो भाई ये जो बैंक रेट और कॉल मनी मार्केट ये सब क्यों चलता है? ये डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए तो चलता है, ऐसा थोड़ी ना फोर्स करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो यानी कि आज आंसर आपका जाएगा 1 और 2 ओनली। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? 1 और 2, हाँ 1 और 2 है ऑप्शन, और 1 और 2 ओनली होगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। वो प्रिकॉशनरी मेजर डिजाइन करते हैं कि भाई ऐसे करो। फाइन, तो ये हमने इसमें से देख लिया। देखिए, एसएलआर, सीआरआर और ओएमओ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी रेडी रेकॉर्डेड टेबल है। किसमें? पेज नंबर 68 में। वो आप करिएगा, स्वयं उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। कैसे करना है
कि भाई ये इस टाइम पे क्या, जब डिफ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, तब कैसी क्या पॉलिसी होगी, हॉकिश पॉलिसी होगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी। तो वो सारे वर्ड्स वहां से निकालने हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं ना दिखाई देती हूँ एक बार आपने और ये इसे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। 68 पेज नंबर, हाँ ये देखिए, ये है रेडी रेकोना टेबल। इसमें देखिए बताया हुआ है कि टूल से क्या यूज करेंगे डिफ्लेशन में। और स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जो डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, है ना, लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, और इन्फ्लेशन में रिवर्स करते हैं। वही सेम चीज है कि अगर हम लोग को डिफ्लेशन फाइट करनी हो तो क्या होगा। इवन इन्होंने पता है क्वालिटेटिव टूल्स का भी बताया हुआ है कि मोरल सुएशन में क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए, जो लोन टू वैल्यू होता है ना, लोन टू वैल्यू ये देखिए, ये जो लोन टू वैल्यू है ना, ये 60% की वैल्यू के प्रोड्यूस में 90% लोन दे रहे हैं। और जबकि 90% की गोल्ड की वैल्यू में ये 60% लोन देंगे अगर इन्फ्लेशन होगा तो, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल देखिए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यहाँ पर उन जगहों पर अगर इन्फ्लेशन है तो उन जगहों पर नहीं दे रहे हैं जहां पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, मतलब जिससे इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे कि सपोज मान लो कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी को अगर हम देते हैं तो वो उसको क्या करेगी, वो बड़ी कंपनी को अगर हम लोन देते हैं तो वो और प्रोडक्ट बनाएगी और मार्केट में डालेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो फिर लोगों के पास भी पैसे हैं, तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम कहाँ पर देंगे, वहां पर जहां पर जरूरत है। जैसे कि अनियन की जरूरत है ना, तो हम अनियन की जरूरत है तो हम उसमें नहीं देंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं देंगे, जिसकी जो डिफ्लेशन में है ऑलरेडी वो ठीक ठाक है, हम अनियन को देंगे। भैया प्याज के भाव बढ़ रहे हैं तो हम प्याज वालों को पैसे देंगे कि हाँ भैया तुम और उगाओ किसी तरह से, ओके, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आए। हम पैसे देंगे जहां जरूरत है, जहां नहीं जरूरत है वहां नहीं देंगे। ओके, वही सेम चीज है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से सारा रिवीजन हो जाता है। तो ये अपना यहाँ से देखिए कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए हम लोगों ने, देख लेते हैं एक बार। हमने कर लिया एक तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में वो कॉल मनी मार्केट, ये सब चलिए देखेंगे। फिलहाल हमने ओएमओ देख लिया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट देख लिया, एसएलए देख लिया, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट के अलावा और भी डेफिसिट पता होनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। प्राइमरी डेफिसिट में किस तरीके से हम लोग फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को घटा देते हैं, किस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट में से हम लोग ग्रांट इन एड जो कि कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं उनको हटा देते हैं, तब हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है। ये सारे पॉइंट्स तुरंत क्लिक करने चाहिए दिमाग में। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन, कि जब अगर आप इसको देख रहे हो तो यू मस्ट बी स्ट्राइकिंग ऑल दी पॉइंट्स। और आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे, चलो बुक पे भी चल चलते हैं ना, एक बार बुक पे भी चल चलते हैं। हाँ हाँ, बुक पे चल चलते हैं, ए बुक पे, ओके। तो ये पॉइंट्स, ये देखिए, बजट, ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, फिस्कल एक्सपेंडिचर नहीं, वो बजट डेफिसिट में से अगर में बोरोइंग अगर ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। बजट, ये एक नई चीज देखी आपने, है ना। आई डोंट नो कि आपको लिए नहीं है कि नहीं, ऑफ कोर्स मेरे लिए तो आई कन्फेस की मुझे थोड़ा सा ये नया लगा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट में से अगर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आगे। ये सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे, है ना। देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2017 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। और देख लीजिए पॉज करके, इसको मैं पढ़ देती हूँ, बता देती हूँ। तो टैक्स रेवेन्यू अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज, तो ये स्टीडली तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा, वो भी डिकेड में, डिकेड डिकेड है दोनों ही गलत है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो फिजिकल डेफिसिट में बोरोइंग ऐड कर रहे थे, वो बोरोइंग कौन कौन सी होंगी, वो बोरोइंग आपकी हो जाएंगी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे आपने कुछ बोरोइंग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्सक्राइब की है किसी बैंक ने, बोरोइंग आपकी एक्सटर्नल बोरोइंग हो रही है, ये सारी की सारी आपकी होंगी। सुखमयी चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट अगर हम बात करें तो वो भी हमें याद रखनी चाहिए। फिजिकल डेफिसिट हमारे देश में कितना बोला है, ओवरऑल 60% अलाउड है। वो कह रहे हैं कि 40% सेंटर और 20% स्टेट, ये बात भी याद रखने चाहिए।
प्राइमरी डेफिसिट अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, उन्होंने बजट स्पीच में ये मेंशन किया था कि अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है बोरो करना ईयर आफ्टर ईयर, तो इससे ना अक्यूमुलेट हो जाएगा डेट और फिर प्रॉब्लम होगी, और इससे क्या होगा, फिर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा कि अगली बार इसको पेमेंट करने के लिए भी बोरो करना पड़ सकता है। तो ये भाई ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर क्लियर पिक्चर चाहिए हो कि कितना गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया है नए प्रोग्राम के लिए, तो उनको एक नया इंडिकेटर चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने बोला कि प्राइमरी डेफिसिट निकाल के लेके आओ और पता करो कि आखिरकार सरकार कितनी बोरो कर रखी है और कितना बोरो कर रही है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द प्रीवियस लोन्स, उसके हिसाब से फिर आप निकालोगे प्राइमरी डेफिसिट, तो भैया इतना है, इतना बोरो करके रखा है हमने। ओके, ध्यान दिए, हो गया। अब ये जो डेट कॉम्पोजिशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मतलब इतना याद रखेंगे, ये डेट कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं, वापस चलते हैं, क्या टारगेट था, क्या पीवाईक्यू था, क्या हमें पेरिफेरल टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। ओके, वापस चलते हैं, आ जाओ भैया आ जाओ। हम्म, अब देखिए, ये हमारा ये हो गया आरबीआई का मनी सप्लाई में हम लोग देख लिया, उनके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल हम लोग देख चुके हैं, है ना। ये देख लिया आरबीआई का रोल है, सीआरआर देख लिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपने को देखना है ना। इकोनॉमिक कंटेजन देखिए, ये उस टाइम पे बहुत न्यूज में था, अभी नए नए वर्ड न्यूज में, वो हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें नए नए वर्ड कौन कौन से न्यूज में, मैं बताऊं आपको। इसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी न्यूज में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कितना परसेंट वो लग रहा है, मतलब कितना परसेंट क्या इनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारी चीजें न्यूज में, वो हम लोग देखेंगे, है ना। की कॉन्सेप्ट में अभी इन्होंने बोला था कि ये बैंक अश्योरेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ना, बैंक अश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा लोन राइट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, ये निकालते हैं आरबीआई, बाई एनुअल रिपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, दक्ष क्या है, दक्ष क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, दक्ष ये सब पॉइंट्स निकालेंगे अभी, पीटी 365 से निकालेंगे अभी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि जो न्यूज में है वो पूछा जा रहा है ना। तो इकोनॉमिक कंटेजन अपने लिए हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, है ना। और अब बात करते हैं आगे, 5 ईयर प्लान को ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है, तो वो आप उसको जरा विजिट कर लीजिएगा। 5 ईयर प्लान का आई एम नॉट थिंकिंग, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इतना इसमें अटेंशन पे करना चाहिए। क्यों, बता देती हूँ रीजन, देखिए। इसलिए क्योंकि देखिए, ये 14 और 19 में 2 बार पूछा गया है, इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, है ना। और इतने सारे प्लान है, तो पहले छोटे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट, हाँ गुड्स एंड जीएसटी, जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल का भी याद होना जरूरी है कि जीएसटी काउंसिल में लोग कितने हैं, है ना। जीएसटी में क्या सरचार्ज लग सकता है, क्या जीएसटी में सरचार्ज अगर नहीं लग सकता है तो कौन से केस में वर्डिक्ट दिया हुआ है, ये भी पता होना जरूरी है हमें। बीईपीएस का पता होना जरूरी है, ये सब बेसिक से उठ के आ रहा है। ओके, ये सब हम लोग देखते हैं। देखिए बैंक रेट हमने देखा, बैंक रेट देखा अभी हमने, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट भैया अभी बंद हो चुका है, ये अभी तो फिलहाल बैंक रेट इतना यूज में नहीं आता है। ये वो रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है बैंक से उससे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को लेने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो। सेल्स टैक्स, ये सारा देखते हैं। अब देखिए, जो रेसेशन में क्वेश्चन आया था उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि रेसेशन के टाइम पे होता क्या है। अब देखिए, ये पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। रेसेशन अगर होता है तो रेसेशन का मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट में, ग्रोथ ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना पाएंगी, इन्वेस्टर्स अपने सेल कर देंगे शेयर्स और प्रेफर करेंगे कि वो बॉन्ड्स बाय करें, कि भाई वो सिक्योरिटी चाहिए उनको। अब क्या होगा कि जो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी सेकेंडरी मार्केट में, सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ेगा और यील्ड घट जाएगी बॉन्ड्स की। तो याद रखने वाला पॉइंट है, देखिए ऐसे ही पढ़िए बुक को, मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे ही देखना चाहिए कि एक वर्ड सर्च किया और यू जस्ट गेट थ्रू एवरीथिंग। तो रिसेशन का बॉन्ड्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये पॉइंट बता रहा है ना। रिसेशन का बॉन्ड्स पे क्या फर्क पड़ रहा है ना, हमने देखा। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, रिसेशन से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट डिप्रेशन, सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन, इसमें रिसेशन वर्ड आया तो उसको भी देखते हैं। अगर सडन फॉल हो जाए वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट द अदर करेंसी, ठीक है।
अगर परसिस्टेंस रिसेशन हो इकोनॉमी में तो जरूरी नहीं है कि डिफ्लेशन हो, है ना। इट इज परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये होगा आपका डिफ्लेशन, है ना। परसिस्टेंट फॉल हो रहा है, इट इज फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब होता है तो क्या होता है, वो डिसइन्फ्लेशन होता है। यहाँ पर क्या है, सी है, इसका आंसर होगा सी। इसको आप अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। फाइन, तो आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए रिसेशन का जो है, रिसेशन का जो बात है वो अपना डिफ्लेशनरी गैप से भी, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप से भी मतलब करता है। तो अब हम लोग इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पढ़ लेते हैं। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप जो है, इन्फ्लेशनरी गैप जो है ये कब आती है, ये क्या कारण होते हैं इन्फ्लेशनरी गैप के आने के। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए कि भाई कंज्यूम करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, फिजिकल डेफिसिट, इसी का उल्टा कर दो, मनी सप्लाई घट जाए, सेव करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट जाए, फिजिकल कंसोलिडेशन बढ़ जाए, नेट एक्सपोर्ट कम हो जाए, और डिप्रेशन और रिसेशन जिसकी वजह से अग्रीगेट डिमांड घटने लगे, तो ये आपका हो जाता है डिफ्लेशनरी गैप। तो यानी कि रिसेशन से डिफ्लेशनरी गैप भी आता है, हमने देखा रिसेशन, रिसेशन से डिफ्लेशनरी गैप आता है, वो लोग भी ऐसे ही करके देखेंगे। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होती है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल यानी कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है, वर्कर की डिमांड हाई, वर्कर कहते हैं भैया हाई वेज दे दो आप, है ना, फिर वो फर्म पास करते हैं हायर लेबर कॉस्ट ऑन टू देयर कस्टमर, तो फिर इन्फ्लेशन और आ जाता है, और प्राइस हो जाती है और इन्फ्लेशन। फिर डिफ्लेशनरी स्पाइरल की भाई प्राइस फॉल करते हैं, लोअर फर्म इन फर्म को प्रॉफिट कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, वेजेस कम होती है, और लोगों को निकाल दिया जाता है, और डिमांड लो हो जाती है, फिर प्राइस और कम। तो ये होता है इन डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जनरल लेवल ऑफ प्राइस अगर राइज करे तो उसका रीजन क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाए तो, अगर अग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाए तो, अगर डिमांड बढ़ जाए तो। सिंपल सी चीज है, सबके सब इन्फ्लेशन ला सकते हैं, है ना। प्राइस ज्यादा सबसे सब के सब ला सकते हैं, तो सारे हो जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादातर कब होती है, तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्फ्लेशन होती है। कौन सा अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन होता है डिफ्लेशन का, बताइए। अगर परसिस्टेंट फॉल हो, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं ना, ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट, ये इन्फ्लेशन के टाइप देख लेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या रिसेशन का और कोई पॉइंट बचा है, और तो मुझे लगता नहीं, रिसेशन हम लोगों ने देख लिया। रिसेशन क्या है, अगर ग्रोथ रेट में परसिस्टेंटली डिक्लाइन देखा जाए। ओके, ये पॉइंट्स हमने देख लिए। अब देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। देखिए 20 मिनट्स का हो गया पर्टिकुलरली। अब ऐसा करते हैं, जो और पॉइंट्स बता हुआ है वी विल टेक आफ्टर अ व्हाइल। हाँ जी, तो आप जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। इवन जीएसटी काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल को कौन से आर्टिकल के अंदर सेटअप किया गया है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फाइन, चलिए।